फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 7 नवंबर 2023 के प्रमुख समाचारों पर नज़र डालते हैं। आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। एक काफ़ी दिनों से चर्चा में है और उसका उद्देश्य है कि एक तो आपको पता भी होना चाहिए, दूसरा है थोड़ा जागरूक भी हो जाइए आप लोग कि अगर वो कहीं आप उसके भी विक्टिम न बन सकें। ठीक है, वो है सिम स्वैप घोटाला, जो हम दूसरा न्यूज़ है। और पहला न्यूज़ है वह है कि पोषण ट्रैकर, और इसको लेके जो है कि पोषण ट्रैकर कैसे माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में, खासतौर से बच्चों के स्वास्थ्य में, क्योंकि पोषण ट्रैकर जो है आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़ा हुआ है, कैसे उसके पोषण में सुधार में योगदान कर सकता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे कि पोषण ट्रैकर क्या है, कैसे इसका जो है क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, और इसमें इसको बेहतर बनाने के लिए यानी इससे क्या लाभ होते हैं, इससे क्या बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, और भी कुछ अगर होगा तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पोषण ट्रैकर होता है। यह जो भारत में आंगनवाड़ी केंद्र हैं उसके जो उसकी जो कार्यकर्तियाँ होती हैं आंगनवाड़ी केंद्रों की, लगभग 13 लाख कार्यकर्तियों ने अपने मोबाइल पे ये पोषण ट्रैकर ऐप रिकॉर्ड कर लिया है। और इसके ज़रिए 7.2 करोड़ 0 से 5 साल के बच्चों के रियल टाइम डेटा जो है भारत सरकार या हमारे पास उपलब्ध हैं कि उनके पोषण और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। अगर ये 7.2 करोड़ का जो डेटा देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो भारत में कुल बच्चों का अनुमान किया गया है 13.6 करोड़, उसका लगभग आधे से ज़्यादा है। यानी कि जो भी भारत के कुल बच्चे हैं 5 साल तक के, उनके आधा से ज़्यादा बच्चों को रियल टाइम डेटा पोषण ट्रैकर के रूप से हमें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसके महत्व को समझ रहे हैं, और आइए इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, परिचय। तो ये जो भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर है, यह देखा जाए तो कह सकते हैं कि विश्व के इतिहास में, भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में जो पोषण ट्रैकर इस तरह का स्वास्थ्य के इतिहास में सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन पोषण निगरानी प्रणाली है। इतने बड़े पैमाने पे पोषण ट्रैकर जितने बड़े पैमाने पे है कि जितने सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जितने लोगों की इससे जुड़ाव है वो किसी भी कहीं भी इस तरह के मोबाइल ऐप के ज़रिए नहीं मिल रहा है। यह इसकी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, अगर कहीं इसका उदाहरण इस तरह का है तो एक इसी तरह का था मालावी में यूनिसेफ, रैपिड एसएमएस और मॉरिशस में था, लेकिन वो बहुत या तो पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे हैं या छोटे आधार पे हैं। यानी इस तरह के इतने बड़े पैमाने पे जो है पोषण ट्रैकर जो है वह अभी नहीं हुआ है। यह एक्चुअल में एक मोबाइल ऐप होता है जिसमें जो आंगनवाड़ी केंद्रों की जो कार्यकर्तियां हैं वो बच्चों से जुड़ी हुई जो विभिन्न सूचनाएं हैं उनको लेकर बहुत सारे, अभी आगे देखेंगे कि उनके लेकर क्या क्या आंकड़े होते हैं, उनको उसमें रियल टाइम यानी डेली बाई या जो जब भी वो करके उनका वजन होता है, उनकी लंबाई होती है, उनके स्वास्थ्य के अन्य इंडिकेटर्स होते हैं, उनके जो कह सकते हो कि अगर वो कहीं दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ पे उसकी जो सूचनाएं होती हैं, अगर किसी और आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े हुए हों या उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये सारी जानकारियाँ उस जो है पोषण ऐप या पोषण ट्रैकर के ज़रिए जो है हमें मतलब सरकार को रियल टाइम आधार पे मिलता रहता है। ठीक है, और अगर देखें तो इसके बारे में जो कहा जाता है कि जो पोषण ट्रैकर है वो भारत में लास्ट माइल या अंतिम छोर तक पहुंचता है, क्योंकि पोषण ट्रैकर की शुरुआत के 2 वर्ष के भीतर ही 2021 में शुरू हुआ था। सार्वभौमिक विस्तार है, लगभग 13 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यानी सभी राज्यों में इसको ऐप डाउनलोड कर दिया है, और ये मातृत्व एवं बाल करके जो है ICDC है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सर्विसेज सेवाओं की निगरानी के लिए हर दिन इसका उपयोग कर रहे हैं। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो पोषण 2 करके एक नया योजना चलाई है, उसमें इसे जो है पोषण ट्रैकर को एक केंद्रीकृत ICT सक्षम मंच, एक प्लेटफॉर्म माना है, जिसके जरिए जो है यह सेवाओं का जो है पोषण सेवाओं का वितरण आदि भी किया जाने का प्लान है। ठीक है, पोषण ट्रैकर ऐप की जब संचालन प्रक्रिया देखेंगे तो इसमें जो यह
जो है वो कहीं ना कहीं जो इसका संचालन प्रक्रिया यानी कैसे कार्य करता है, तो पोषण ट्रैकर भारत में कुपोषण को दूर करने की प्रगति की निगरानी करता है। इसके लिए जो है पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसके माध्यम से 5 वर्ष से कम उम्र के 7.2 करोड़ बच्चों की ऊंचाई और वजन से जुड़े आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। इसी में ये पता चला है कि भारत में जो है चाइल्ड स्टर्निंग का आंकड़ा 6.7% है और जो मोटापा ओबेसिटी वो भी 6% बच्चों को है। ठीक है, ये इसी पोषण ट्रैकर से ही पता चला था। इसी आधार पे भारत ने जो है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो चाइल्ड स्टर्निंग यानी जो उम्र के अनुसार ऊंचाई का जो है आंकड़ा है, उसको कहा था कि वो कहीं ना कहीं गलत आंकड़े हैं, क्योंकि जो रियल टाइम हमें डेटा मिल रहा है वो तो 7% बता रहा है। ठीक है, और अगर हम इसकी तुलना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी कुल 111.3 करोड़ से करें जो पूरे भारत के लिए है, तो ये 50% से अधिक बच्चों की जो है वास्तविक समय की निगरानी में करती है। यानी पोषण ट्रैकर की जो संचालन प्रक्रिया है, इसके जरिए भारत में 5 साल तक के जितने बच्चे हैं उसमें आधा से ज़्यादा बच्चों का आप कह सकते हो डे बाय डे आधार पे उनकी निगरानी, उनका रियल टाइम डेटा हमें, उनके स्वास्थ्य का डेटा हमें मिलता है। ठीक है, इसमें जो 90% जो कह सकते हैं जो लाभार्थी हैं यानी जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, 90 नहीं बल्कि 94% लाभार्थियों का आधार से सत्यापन भी हो चुका है, यानी वो उसी से जुड़े हैं, यानी एक्चुअल में जो योजनाएं चल रही हैं उनको वो उपलब्ध हो रही हैं। ठीक है, इसमें जो है पोषण ट्रैकर में जो है कई सारे डैशबोर्ड होते हैं। इसमें संकेतक 3 सेटों में बटे होते हैं। जैसे कि पहला तो ये होता है कि राष्ट्रीय स्तर पे राज्य जिला स्तरीय डेटा कैप्चर करते हैं और आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे में क्या क्या हो रहा है वो देखते हैं। दूसरा, उन लाभार्थियों की संख्या पर नजर रखना जिन्हें घर ले जाने वाला राशन, कच्चा राशन और गर्म पका हुआ भोजन मिलता है। और तीसरा, पोषण संबंधी परिणामों की निगरानी। यानी इसमें कई सारे 3 स्तर होते हैं, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर, और उसमें भी जो है ये भी देखा जाता है कि आंगनवाड़ी स्तर पे, आंगनवाड़ी केंद्र के स्तर पे क्या बुनियादी ढांचा है, जो घर राशन ले जा रहे हैं या जो पका हुआ व्यंजन मिल रहा, भोजन दिया जा रहा है उसका, और जो पोषण संबंधी परिणाम है उनकी भी निगरानी किया जाता है। ठीक है, पोषण ट्रैकर ऐप के प्रमुख कार्य, अगर इनके कार्यों को देखें तो सबसे प्रमुख कार्य है जो अभी इस पे जिसको लेकर इसका महत्व है वह है कि ये शुरुआती चरण में ही, बिल्कुल शुरुआत में ही, क्योंकि ये रियल टाइम ऐड करता है कि जो बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कमजोर हैं, गंभीर कुपोषण है और वो सही ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, ऐसी बच्चों की पहचान हो जाती है और फिर ऐसे लाभार्थियों को लक्षित करके ICDS सेवाओं के प्रभावी वितरण की निगरानी किया जा सकता है। और इसकी जानकारी केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नहीं है, वो एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जुड़ा हुआ है, जिससे जो दिल्ली में बैठे हैं या राज्य में बैठे हैं या जिला स्तर के जो अधिकारी, पदाधिकारी या जो जिम्मेदार लोग हैं, वो भी इस तरह के रियल टाइम की कितने जो गंभीर स्तर के जो बच्चे हैं जिनको अगर ध्यान नहीं दिया जाए, जो कह सकते हैं कि गंभीर रूप से, तीव्र रूप से कुपोषित SMA बच्चे हैं, सीरियस जो है वो बच्चे, अगर उनको ध्यान नहीं दिया जाए तो उनकी जीवन जो है बर्बाद हो सकता है, उनका जीवन तबाह हो सकता है। ऐसे बच्चों पर भी प्रभावी रूप से नियंत्रण रख सकती है। बाकी जो इसमें और भी होता है कि लाभार्थी पंजीकरण, दैनिक ट्रैकिंग जॉब और सारा जो नॉर्मल टाइप का होता है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि जो चूंकि पोषण से जुड़ा होता है, तो पोषण जो है जनजातीय क्षेत्रों में अलग चीज़ें होती हैं, तो वहाँ के लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में अलग मॉड्यूल भी विकसित किया गया है कि उसके तहत वो चीज़ें जाने। और ये क्या क्या करता है कि पोषण सुरक्षा से उपयोगिता कैसे है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पोषण ट्रैकर में उम्र के हिसाब से लंबाई यानी स्टैंडिंग कि जो जिस उम्र की लंबाई है उसके अनुसार, जो उम्र में है उसके अनुसार उसकी लंबाई कितनी है, अगर वो कम है यानी ठिगनापन, तो और इसके बाद जो उसकी ऊंचाई है उसके हिसाब से उसका वजन, अगर वो कम है तो उसको बाल बर्बादी कहते हैं और ये गंभीर रूप से कुपोषण की समस्या है। और WHO के जो आंकड़े हैं वो इसमें प्राप्त किए जाते हैं। और जहाँ तक इसकी उपयोगिता की बात करें तो भारत में तो अभी 2 साल से शुरू हुआ है, इंडोनेशिया में 2015 में ही इसी तरह के एक मोबाइल ऐप के तहत ट्रैकर शुरू किया गया था, तो उससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में 80% तक सुधार देखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है संभल के उसमें निकल के सामने आती हैं। साथ ही में पहले क्या रहता था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का काम क्या है,
बच्चों को देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य के, उनके पोषण के, उनके खेल कूद का ध्यान देना। लेकिन वह क्या करती थी, डेली कागज आधार पे ही वो काम बनाती थी और उसी में वो बिजी रहती थी। उनका बहुत सारा समय उसी कागजी कार्रवाई में चला जाता था। आज ऑनलाइन आधार पे करने से एक तो डेटा तुरंत हमें मिल जा रहा है, बड़े पैमाने पे मिल जा रहा है, ताकि हम उसके अनुसार नीतियां बना सकें, बदल कर सकें, चेंज कर सकें। दूसरे, उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत सारा समय भी बच जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करके वह क्या कर सकती हैं, जो है अपनी जो एक्चुअल कार्य है वो उसको कर सकती हैं। ठीक है। पोषण ट्रैकर को बेहतर बनाने के लिए सुझाव, देखिए ये चूंकि ऑनलाइन ऐप है, सॉरी मोबाइल ऐप है, तो मोबाइल ऐप को अपडेट करने की ज़रूरत होती है, यूज़र फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत होती है। और ज़्यादातर इसका उपयोग करने वाली जो महिलाएं हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो इतनी टेक्निकली उनका नॉलेज नहीं है, तो उनको एक तो इसको लगातार जो है यूज़र फ्रेंडली बनाना होगा। दूसरे, उनका जो है स्किल, उनको ट्रेनिंग भी देती रहेंगे कि जो इसमें नई नई चीज़ें हों उसके साथ वो कोप अप कर सके। और भी इसके सिवा आगे का क्या रास्ता हो सकता है, वो यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि पोषण ट्रैकर सिर्फ हमें किसी पोषण के बारे में जानकारी बता सकता है कि बच्चों के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, महिलाओं के उसके स्वास्थ्य, माँ की स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, लेकिन उसको एक्चुअल में पोषण के लिए जो है सरकार को अगर समझ पता चले, जैसे समझना महत्वपूर्ण कि डेटा एक उपकरण के रूप में कार्य करता है कि न अपने आप में लक्ष्य। ऐसे में बच्चों या माताओं के कुपोषण का पता चलने पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए भी बजटीय आवंटनों की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह की बातें जो है पोषण 2.0 के दूसरा उसमें भी है कि पोषण ट्रैकर के जो डेटा मिलेंगे उसके आधार पे जो भी चेंज आदि किए जा सकते हैं कि वो वास्तव में उनको सुविधाएं मिल सके। तो ठीक है, पोषण ट्रैकर डेटा है, डेटा सही है, डेटा पॉलिसी बनाने के लिए काम आता है, डेटा अध्ययन करने के लिए काम आता है, लेकिन डेटा ही है, उसके लेकर उसके साथ और जो चीज़ें जो वाकई में प्रोवाइड की जा रही हैं सेवाएं, उनको हेल्थ और इस तरह के सप्लीमेंट, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्या है सिम स्वैप घोटाला। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक महिला वकील थी, उनके पास उनका एक कंप्लेन था कि उनके अकाउंट से 2 बार में 50 लाख रुपए निकाल लिया गया और उनके पास न कोई OTP आया न कोई मैसेज आया। ठीक है, और वो बताती हैं कि पैसा निकालने के पहले उनके पास उनके फ़ोन में 3-4 बार मिस कॉल आई थी जिस पे किसी ने बात नहीं किया था और वो फिर जुझला के फ़ोन अपना दूर रख दी थी। इसी तरह के और भी मामले आते हैं कि आपके फ़ोन पर कोई फ़ोन आ रहा है, वो बार बार मिस कॉल करता है और फिर आप जुझला के रख देते हैं और कुछ समय बाद देखा जाता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकल गए रहते हैं और आपको उसका पता नहीं होता। ये होता है ये जो प्रक्रिया होती है वह है सिम स्वैप घोटाला। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि दिल्ली में अभी महिला वकील के साथ ये हुआ है और इसी तरह के और भी मामले दिल्ली पुलिस की बताती है कि वो इस तरह से है। होता क्या है, कैसे होता है, कि क्या है सिम स्वैप घोटाला? तो उसमें जैसे देखेंगे कि अभी जो हम बैंकिंग सुविधाएं ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम का या हमारे आधार सिस्टम का बहुत जान है और हमारा मोबाइल हम ही को मिलता है। लेकिन हो क्या रहा है कि अगर आपके अकाउंट से कोई भी लेन देन होता है तो वो मोबाइल के थ्रू आपको पता चल जाता है। अगर कोई लेन देन करना भी है तो OTP या इस तरह के या मैसेज के जरिए आपको पता चल जाता है कि आपके बैंकिंग अकाउंट के साथ क्या होता है। लेकिन अगर आपका फ़ोन, आपका सिम कार्ड, आपका नंबर आपके पास न रह के किसी और के पास हो और आपके बैंक के क्रेडेंशियल किसी तरह से उसको पता हो कि पासवर्ड क्या है, अकाउंट क्या है, तो कोई आप ही की तरह आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन और उसका काम कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह प्रक्रिया है सिम स्वैप घोटाला, सिम को बदला। उसमें क्या होता है कि जैसे ये लोग क्या करते हैं कि आपके फिशिंग या इस तरह के तरीके से आपके फ़ोन में कोई मालवेयर भेज देंगे जिससे आपकी पर्सनल जानकारी, आधार, फ़ोटो या इस तरह की चीज़ें, इनको बैंक आदि की डिटेल इनको मिल जाएगी। फिर बाद में जिस कंपनी का वो फ़ोन सिम आप यूज कर रहे होते हैं उसको ये लोग कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन में कहते हैं कि हमारा सिम खो गया है, कोई दूसरा उपयोग कर रहा है, हमें नया फ़ोन नया सिम दे दीजिए। और
अमूमन इस तरह होते ही वो पुराना फ़ोन ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि इनकी पुलिस का कहना है कि इनकी जो है जो टेलीकॉम कंपनियों के जो कुछ लोग होते हैं वो मिले जुले उनके साठगांठ होती है, ऐसे में उनको जो है वो जो आपका डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फिशिंग के जरिए या उस तरह से निकाला है उसके ज़रिए वो अप्लाई करके एक नया सिम कार्ड ले लेते हैं, और उस जब उनको नया सिम कार्ड एक्टिवेट होने में टाइम लगता है उस दौरान वो आपको इतनी बार मिस कॉल कर देंगे कि आप झुझुला कर अपना फ़ोन हटा देंगे या आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप कहोगे यार हटाओ, बहुत परेशान हो रहे हैं, इसको दूर रखो। और जब दूर रखेंगे तो उसी दौरान क्या होता है, जैसे दूसरा सिम एक्टिव होता है, आपके फ़ोन का जो वो वाला सिम होता है जो आप यूज कर रहे होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जो आप फ़ोन से परेशान रहते हैं, आप फ़ोन देखते ही नहीं हैं, और उसी दौरान वो जो है क्या कर लेते हैं, आपके बैंकिंग के पास डिटेल पहले से ही रहता है, उन्होंने पहले से ही डेटा जो है चोरी करके निकाल लिया होता है कि पासवर्ड क्या है आपके फ़ोन से, या जो और चीज़ बैंक अकाउंट डिटेल क्या है उसमें फॉरगेट पासवर्ड करके वो सारी चीज़ें करके फिर वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। और इसमें अजीब बात ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप फ़ोन देखेंगे नहीं और वो आपका सिम बंद है और उनके सिम पे सारा मैसेज जा रहा होता है। तो ये होता है प्रक्रिया जो है फ़ोन सिम स्वैपिंग फ्रॉड। ठीक है, ये एक नई चीज़ आई है। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, उसके लिए जो है सिम स्वैप खुद को कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए है कि पहले आपको जो अनवांछित इस तरह से कोई लिंक या इस तरह की चीज़ें आए, फिशिंग या आकर्षक चीज़, उसको बिल्कुल ही मत उसको करिए। दूसरे, अगर आपके फ़ोन पे ज़्यादातर आपके लगातार इस तरह से अनावश्यक मिस कॉल आ रहा है तो आप चौकन्ना हो जाइए कि कहीं आप सिम स्वैप के जो है पीड़ित होने उसका टारगेट तो नहीं है, और आप अपने फ़ोन को देखते रहिए। अगर जरा सा भी शक होता है तो अपने फ़ोन कंपनी को कह के अपने फ़ोन को ब्लॉक करवा दीजिए, और बैंक को कह के अपना अकाउंट भी ब्लॉक कर दीजिए। साथ ही में अगर आप अपना जो है ऑनलाइन या इंटरनेट जो है बैंकिंग कर रहे हैं, ऐप आदि यूज कर रहे हैं, तो उसके लगातार उसके पासवर्ड बदलते रहिए, यानी आप जागरूक रहेंगे तभी इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, नमस्कार।